नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले आपकी यहाँ परीक्षा जो है वो 30 जुलाई को होने वाली है। तो इसके लिए यदि आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया जा रहा है। आपके लिए आकलन परीक्षा क्रैश कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। जो अभी तक कहीं भी क्लास नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स का यहाँ पर जो मूल्य रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये रखे गए हैं। लेकिन यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको 400 रुपये रखे गए हैं। सारे नोट्स JCRT टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित सारा नोट्स हाथ से लिखा हुआ बनाया गया है, जो कि स्पेशल आपके जैक मॉडल पर आधारित है और चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आप अभी तक इस नोट्स को लेकर के नहीं पढ़े हैं तो आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार यह नोट्स को अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि यह जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है और आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। तो आपका जो यहाँ पर आकलन परीक्षा होना है वो आपके टेक्स्ट बुक पर ही आधारित होने जा रही है और यहाँ पर कम प्रश्न में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके भिड़ने की संभावना होगी। इसलिए आप यदि किसी भी बाजारू किताब की आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि जेटेट के जैसा एक बार आपको पछतावा हो जाए कि 2 नंबर और 4 नंबर के खातिर फेल किए हो। तो यदि आप पछतावा नहीं चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ से सारे नोट्स वीडियो PDF जरूर परचेज कर लेंगे। यदि नोट्स आप लेना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आपको 30 रुपये करके मिल जाते हैं। और यदि आप क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स जो अभी 30 दिनों की होगी तो उसके लिए आप 250 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ कोर्स भी चाहिए तो पूरे कंप्लीट कोर्स 400 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और आप यहाँ से अगर सारे नोट्स PDF और टेस्ट सीरीज को बना लेते हैं तो आपकी सफलता 101% निश्चित है। तो आप अभी कभी हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर अवश्य फ़ोन कर लेंगे और जुड़ जाएंगे और सारे नोट्स और PDF ले लेंगे, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई है और यह सफलता सीरीज शुरू किया गया है। तो इस सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? मधवा, सुभागा, कामिनी या सधवा? तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम लोग कहते हैं सधवा, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको हम लोग कहते हैं विधवा। तो यहाँ पर जिस स्त्री का पति जीवित हो पूछा गया है, इसलिए सधवा होगा और राइट आंसर D होगा इसका। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, गंगा, मिसिसिपी या ब्रह्मपुत्र? तो दोस्तों हम सबसे पहले बता दें विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी है। लेकिन यहाँ पर नील नदी देखिए ऑप्शन के रूप में नहीं है। तो नील नदी के बाद जो दूसरी लंबी नदी आती है उसका नाम है अमेजन, जो यहाँ ऑप्शन में है। तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबी नदी में हो जाएगा यहाँ पर अमेजन। लेकिन ऐसा होता क्या है, नील नदी होता है, इसमें दिया हुआ नहीं है। तो नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन जो है अमेजन, तो ये अमेजन होगा यहाँ का राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा या UN? कौन सी संस्था करती है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आया हुआ है उसके अनुसार पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है उसको हम लोग कहते हैं WHO। क्या कहते हैं? WHO के अनुसार यहाँ पर पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े या 32 जोड़े? देखिए मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब 46 को यहाँ पर देखिए 46 जोड़ा दिया हुआ है, तो 46 जोड़े नहीं होते, सिर्फ 46 होते हैं। लेकिन 46 ही कितना जोड़ा हुआ तो आप बता सकते हैं, तो 23 जोड़ा। ठीक है, 23 जोड़ा का मतलब 46 गुणसूत्र होगा। ठीक है, 23 गुने 2 यानी 46 हो गया ना, तो जोड़ा मैंने 2 का होता है, तो 23 जोड़ा यहाँ पर होगा। तो 23 जोड़ा किस में है? C में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ये प्रश्न अब तक 1500 से ज़्यादा बार पूछा गया। JSSC में 10 बार ये गुणसूत्र वाला प्रश्न पूछ दिया गया अभी तक झारखंड का जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? भाला, गुलेल, शस्त्र या अस्त्र? देखिए बहुत बार प्रश्न आता है। तो फेंक कर जो हथियार चलाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर अस्त्र, यानी इसका राइट आंसर D होगा, अस्त्र होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं हर वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष, 6 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद? तो देखिए राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे साल क्या होता है? प्रत्येक दूसरा वर्ष जो है यहाँ पर
रिटायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक दूसरा वर्ष, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। कीटनाशियों के अधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से सभी। तो देखिए कीटनाशियों के अधिक इस्तेमाल से यहाँ पर क्या हो सकता है? तो देखिए कीटनाशी जो है सभी चीज़ को प्रदूषित करते हैं। सबसे पहले तो कीटनाशक जो हुए उससे वायु प्रदूषण हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो कीटनाशियों के अधिक इस्तेमाल से जो दवा मारने वाली चीज़ होती है उससे आवाज़ भी निकलता है, ध्वनि प्रदूषण, और जब वो बह करके जाता है तो वो होता है जल प्रदूषण, यानी इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? 28वां, 40वां, 42वां या 52वें? कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो देखिए यहाँ पर जो है जोड़ने की जो बात कही जा रही है तो वो आपका जो है यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। और ये भी पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? तो यह आपका जो है 1976 में हुआ। ठीक है, 1976 में हुआ। और एक बात आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण यह संविधान संशोधन है। एक बात यह भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ये वही है, 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान संशोधन या मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, ये किसको कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और यह किसकी सिफारिश पर प्रभावी बनाया गया था? ये भी प्रश्न आया हुआ है, किसकी सिफारिश पर यह प्रभावी बनाया गया था? तो यह है आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को इसको यहाँ पर प्रभावी बनाया गया था। और यह प्रश्न जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये अब तक आप 1000 से ज़्यादा बार देखिएगा आपका एग्जाम में आ गया है और जेएसएससी में 5 बार अब तक पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका अलग से हम वीडियो भी दे देंगे जो कि आप यहाँ पर देख पाइएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऐसा रोगी जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहेंगे? अरोगी, विरोगी, अतिरोगी या असाध्य? यानी कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसका उपचार संभव नहीं है, मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, वे सभी असाध्य बीमारी के अंतर्गत आते हैं। तो जिसका उपचार संभव न हो उससे हम लोग कहते हैं असाध्य। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? असाध्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संस्कृत की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू? संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों संस्कृत की जो लिपि है वो आपका देवनागरी लिपि होता है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। वह लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइड्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस, जल प्रदूषण, इनमें से सभी। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर जो लवण जल का अवशोषण करता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक लवण। क्या कहते हैं उसको? हम लोग हाइड्रोस्कोपिक लवण के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका यहाँ पर ऋग्वेद है। ऋग्वेद को भारत का सबसे प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न अब तक 10,000 से ज़्यादा बार आपके एग्जाम पूछा गया है। जेएसएससी की बात कीजिएगा तो ये 15 बार प्रश्न आया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो कानून के अनुकूल न हो उसे क्या कहेंगे? आवेग, जघन्य, कल्प या अवैध? तो देखिए जो कानून के अनुकूल नहीं होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं अवैध काम। क्या कहते हैं? कि आप अवैध काम कर रहे हैं, मतलब कानून के नियमानुसार आप काम नहीं कर रहे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अवैध। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए प्रस्तावना की भाषा है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI क्वेश्चन को मान लीजिए अभी तक जेएसएससी में एक बार आपका पूछा गया है, ये PGT के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में, न्यूटन में, डेसिबल में, इनमें से सभी। भूकंप की माप किस पर की जाती है? देखिए अभी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। भूकंप की माप जो है वो रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पर की जाती है भूकंप की माप। तो किस पैमाने पर की जाती है? रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। राइट आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? डायनेमो, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब या सोलर सेल?
तो देखिए डायनेमो एक ऐसा यंत्र है, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यहाँ पर आपका जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये 5,000 से ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है और जेएसएससी में 5 बार अब तक आ गया है डायनेमो। डायनेमो को याद रख लीजिएगा, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। जो पूजा के योग्य हो उससे क्या कहते हैं, पाठ, पूजनीय, पूजा या पूज्य। जो पूजा के योग्य होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, देखिए जो पूजा के योग्य होता है उसको हम लोग कहते हैं पूज्य। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पूज्य कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब। पानी में डूबा हुआ सिक्का वास्तविक आकार से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, परिवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रवर्तन कारण या विवर्तन के कारण। तो कोई भी वस्तु है जो वास्तविक आकार से ऊपर दिखाई पड़ती है उसकी सारी घटना का कारण अपवर्तन के कारण होता है। यह 3000 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछ दिया गया है, जेएसएससी में एक बार आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, इनमें से सभी। तो देखिए पृथ्वी के आवरण को आप जरूर एक बार पढ़, पृथ्वी के आवरण से एक प्रश्न हमेशा आता है। जैसे सबसे निचली प्रक्षोभ मंडल, फिर सप्ताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल और वायुमंडल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, 2, 3, 4 या अनेक। देखिए ये एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसका राइट आंसर होगा अनेक। अनेक रेखाएं एक बिंदु से होकर खींची जा सकती है, इसका राइट आंसर अनेक होगा, यानी डी आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखिए हिमालय जो है पर्वत का नाम है, ठीक है, पर्वतमाला का नाम है। तो पर्वतमाला का नाम है इसलिए नाम दिया हुआ है पर्वत का हिमालय। अगर सिर्फ पर्वत पूछा हुआ रहता तो जातिवाचक में होता, लेकिन हिमालय लिख दिया गया है, नाम लिख दिया है हिमालय पर्वत का, इसलिए यह यहाँ पर जाति व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बराबर का कोई ना हो उससे क्या कहेंगे, लोकातीत, औरस, असाधारण या अनुपम, क्या कहेंगे, ठीक है। तो जिसके बराबरी का कोई नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं, अनुपम। राइट आंसर अनुपम होगा। चलिए देखते हैं। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, ठीक है। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है, देखिए बचपन जो है यहाँ पर क्या बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, और वैसा नाउन जिसमें अवस्था को इंडिकेट किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है, इसलिए बचपन जो है आपका भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, इनमें से सभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है एक पृथ्वी का आवरण या पर्यावरण के अंतर्गत जो पढ़ना है वो आप याद रख लीजिएगा। ये होता है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ठीक है। तो ओजोन मंडल जो है एक ऐसा मंडल है जिसका परत जो है पृथ्वी के सूरज की रोशनी को ऊपर से नीचे आने में जो है इसको क्या करता है, बरकरार रखता है। यदि ओजोन मंडल कमजोर पड़ जाए तो ये जो है सूरज की रोशनी अंदर की आएगी और पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा और यहाँ पर जो है आपका गर्मी के कारण लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसके लिए हानिकारक किरणों, पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए ओजोन का स्तर जरूर बना हुआ रहना चाहिए, यानी वो ओजोन स्तर है जो सूरज की हानिकारणों से पृथ्वी को अंदर आने से बचाए हुए रखता है। ओजोन स्तर इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। जवानी किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए जवानी जो है यहाँ पर अवस्था को बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा नाउन जिसमें किसी की अवस्था को बताया जाता है तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि उसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसको अनुभव की जाती है और अवस्था बताया जाता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर होता है। इसलिए जवानी जो है आपका भाववाचक संज्ञा। और यह प्रश्न अब तक 1000 से ज़्यादा बार सभी एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, तो इसलिए बहुत बार आया हुआ प्रश्न, आप सभी अवश्य देख लेंगे। ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, नास्तिक, अविनीत, मेधावी या आस्तिक। तो देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द आता है आस्तिक, और जो ईश्वर में नहीं विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द आता है नास्तिक। तो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एड्स होता है, एड्स है पेन, जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, विषाणु से, किससे एड्स होता है।
अब यह प्रश्न तो कहिएगा तो ये 5000 से ज़्यादा बार आ गया है। अब इसकी कोई गिनती नहीं है, बहुत बार आता है दोस्तों। तो अब जेएसएससी में कई बार आया है, तो जेएसएससी में 5 बार आया है अभी तक, ठीक है। तो ये किससे होता है? तो एड्स क्या है? एक वायरस है। एड्स क्या है? एक वायरस है। यानी एड्स जो है वो किससे फैलता है? तो यहाँ पर विषाणु से होता है, जो डी नंबर ऑप्शन है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। एड्स किससे होता है? तो विषाणु से होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपको बतलाना है। 5 जून को, 5 जनवरी को, 5 नवंबर को या 5 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसका यहाँ पर जो है बहुत बार आया हुआ यह प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 5 जून, ठीक है। 5 जून एक ऐसा डेट है जिस दिन जो है पूरे विश्व को पर्यावरण से स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ये किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। जॉन्डिस इज अफेक्टेड बाई अग्नाशय, अमाशय, यकृत या छोटी आंत। तो देखिए दोस्तों, जॉन्डिस जो होता है, पीलिया जो होता है, वो उससे क्या दुष्प्रभावित होता है? तो उससे जो है हमारा पेट का लीवर, जिसको हम लोग यकृत के नाम से जानते हैं, वो होता है। तो जॉन्डिस देखिए जिसको होता है उनका लीवर क्या होता है? तो खराब होता है, ठीक है। यानी पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। अगर आपको जॉन्डिस हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका क्या होगा? तो आपका लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है। यह अब तक के सारे एग्जाम की बात कीजिएगा तो 500 से ज़्यादा बार आया है, लेकिन जेएसएससी की बात कीजिएगा तो एक बार आपका आया हुआ प्रश्न है, जो कि आपका यहाँ पर जो टीचर्स भर्ती हुई थी उसमें आया हुआ था आपका। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसका नाम बताना है। बराकर नदी, दामोदर नदी, सोनरेखा नदी या कोयल नदी। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा सोनरेखा नदी होगा। सोनरेखा नदी एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बता दें जेएसएससी में अब तक जो है 8 बार, यानी झारखंड के परीक्षाओं में 8 बार यह प्रश्न झारखंड जीके के अंतर्गत पूछ दिया गया है। तो आप सभी जो है यहाँ झारखंड जीके के अंतर्गत भी तैयारी करें। तो यहाँ पर जेएसएससी के आए हुए प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा, और हम आपको केवल यहाँ पर जेएसएससी में अब तक जो प्रश्न पूछे गए वही आपको झारखंड जीके के अंतर्गत दे रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर तैयारी झारखंड जीके के लिए जुड़ करके करते रहिएगा, बने हुए रहिएगा। चलिए देखते हैं अब। कष्ट से संपन्न होने वाला को क्या कहते हैं? कष्टप्रद, अविनीत, कष्टकारी या कष्ट साध्य। तो देखिए कष्ट से जो चीज़ संपन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं कष्ट साध्य, यानी राइट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बराकर, भेड़ा और कोनार किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। बराकर नदी की, दामोदर नदी की, सोनरेखा नदी की या कोयल नदी की। देखिए झारखंड की सहायक नदियों से भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर झारखंड का जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पर आपका बता दें हाई स्कूल का, उसमें एक बार प्रश्न ये पूछ दिया गया था कि बराकर, भेड़ा और कोनार जो है किसकी सहायक नदी है। तो ये जो सहायक नदी है आपका दामोदर नदी की है। यानी दामोदर नदी की सहायक नदी जो है वो आपका कौन कौन है? बराकर है, भेड़ा है और कोनार नदी, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा, मछलियों द्वारा या इनमें से सभी। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो देखिए वायु प्रदूषण जो है यदि बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना अधिक जो है पेड़ पौधा आप लगाइएगा उतना अधिक ही वायु प्रदूषण कम होगा। क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये प्रदूषण को कम करने में बहुत ही सहायता करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ पर वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ये होगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। विश्व में अबरक का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या मलेशिया। तो भारत का सबसे बड़ा रिजर्व जो है वो देखिए आपका भारत है। विश्व में भारत है। अब यहाँ पर देखिए तो विश्व में 90% जो अबरक है वो जो है यहाँ पर भारत करता है, ठीक है। विश्व में 90% अबरक का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। 10% ही अदर में सब आते हैं, यानी विश्व में अबरक का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ है? तो वो भारत हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं? प्रिय पात्र, इनमें से कोई नहीं, समदर्शी या प्रियदर्शी। ठीक है, तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे प्रियदर्शी। अब प्रियदर्शी किस में है? डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कहाँ पर दिन तथा रात सदैव बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा, ध्रुव पर, प्रमुख या मेयोत्तर में, या अंटार्कटिका पर? तो देखिए, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा है जहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, दिन और रात बराबर होते हैं। अब इसमें से कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो वो डेट भी आपको याद रखना है। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी तिथि है जिसमें यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधे द्वारा, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है सभी में संभव नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ यहाँ पर हरे पेड़ पौधों से ही संपादित होता है। पौधा में यदि सूखा पौधा है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में देखिए आया हुआ है सभी हरे पौधे। तो ये ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी सभी हरे पौधों के द्वारा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? देवराय वंश ने, तुल्लु वंश ने, सालू वंश ने, या संगम वंश ने? तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो है संगम वंश ने की थी, जिसमें नाम आता है, इसके दो भाइयों का नाम आता है हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने यहाँ पर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। और ये भी पूछ दिया जाता है कि कब किया गया था विजयनगर का, तो आपका आंसर हो जाएगा 1326 ईस्वी। यानी विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। और किस वंश ने किया था? तो संगम वंश ने किया था। और कब हुआ था? तो 1326 ईस्वी में हुआ था। आसान न मानने वाला को क्या कहते हैं? विश्वासघाती, इनमें से कोई नहीं, कृतज्ञ या कृतधन? तो देखिए, जो आसान न मानता है यानी जो उपकार को किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसको हम लोग बोलते हैं कृतधन, यानी कृतधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है? गुर्दा, पित्ताशय, यकृत या तीली? तो देखिए यहाँ पर किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है? तो पीत जो है आपका यकृत ग्रंथि में उत्पादित होता है। ठीक है, पीत कहाँ पर उत्पादित होता है? यकृत ग्रंथि में। लेकिन इसी में पूछा जाता है प्रश्न कि पीत जो है संचय कहाँ होता है? पीत जो है वो संचय कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है? तो पीत जो संचय होता है वो आपका पित्ताशय में होता है। तो पीत से ये दो प्रश्न हमेशा आते हैं कि पीत जो है उत्पादित कहाँ होता है? तो पीत उत्पादित होता है यकृत में। और पीत जो है संचय कहाँ होता है? तो वो संचय होता है पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%, 23%, 44% या 40%? देखिए, जब आप यहाँ पर एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों का प्रतिशत का चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक जो है 78% वो आपका नाइट्रोजन है और 21% जो है वो आपका ऑक्सीजन है, बाकी सभी अन्य गैसें हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन जो आपको हमने बताया 21% है, इसलिए हवा में उपस्थित या वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है 21% है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। तिलैया बांध झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी, दामोदर नदी, कुनार नदी या मेवराछी नदी? तो तिलैया बांध जो है आपका झारखंड के बराकर नदी पर स्थित है और जैसे कि इसके एग्जाम में 3 बार आपका आया हुआ है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर बांध से है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? वयस्कता, इनमें से कोई नहीं, नौविया या वयस्संधि? तो देखिए, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयस्संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड का 23वां जिला कौन है? लातेहार, सिमडेगा, खुट्टी या रामगढ़? तो झारखंड का 23वां जिला जो है आपका खुट्टी है, जो कि आपका रांची जिला से कट के बना है। ये खुट्टी है। और 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 10,000 से ज़्यादा बार ये प्रश्न आया है, समझिए 10,000 से ज़्यादा बार आ गया है। अब देखिए इसमें
आप देख रहे हैं कि खाली वस्तु है, कहीं भी रुपया पैसा का जिक्र है नहीं है। तो जब वस्तु वाला चीज आता है और लाभ प्रतिशत रहता है, तो देखिए यहाँ पर 12 वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी कितना दिया है आपका 12 दिया है, ठीक है। और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी जिसको सेलिंग प्राइस हम लोग कहते हैं, ये 9 हो गया, ठीक है। सीपी मतलब हो गया आपका क्रय मूल्य और एसपी मतलब हो गया आपका विक्रय मूल्य, 9 हो गया। तो देखिए जब वस्तु वाली बात आती है जिसमें रुपया पैसा नहीं हो, तब लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है, लेकिन यहाँ वस्तु वाला प्रश्न है तो इसका विक्रय मूल्य पर किया जाएगा। तो क्या करेंगे आप, बड़ा अंक में से छोटा अंक हमेशा घटा लीजिएगा, 12 माइनस 9। अब यह बट्टा में जो लिखिएगा, देखिए क्रय मूल्य आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये रुपया वाली चीज नहीं है, ये वस्तु वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ लिखना क्या है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। यही एक अंतर होता है ना, यही एक अंतर होता है। जब वस्तु वाला रहेगा तो नीचे विक्रय मूल्य होगा, रुपया वाला रहेगा तो नीचे क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर वस्तु वाला देखिए, रुपये की कहीं बात नहीं आई है। तो अब आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आता है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी बट्टा में क्या लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे, यानी हो जाएगा 12 माइनस 9 बट्टा में 9 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 100। 12 में से 9 की घटाइएगा तो कितना आएगा, 3 बट्टा 9 और गुने में क्या हो जाएगा 100, 3 तिहाई 9, यानी बचा क्या आपके पास, तो 100 और बट्टा में 3, यही प्रतिशत हो गया, ठीक है। तो 100 बट्टा 3 किस में है, ये सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब हम आपको बता दें, मैथ्स का यहाँ पर जो है 100 प्रश्न हम आपके लिए इसी तरह से ट्रिकली बनाए हुए हैं जो अब तक लगभग सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन 100 प्रश्नों को यदि आप परचेज करना चाहते हैं, जिसमें से अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की दे रहे हैं, तो आपको यहाँ जो है 10 प्रश्न उसमें से ही समाहित रहेंगे। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, यदि आपको चाहिए तो उसकी कीमत हम यहाँ पर आपको बता देंगे। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। दूर की सोचने वाला को क्या कहते हैं, सूक्ष्म दृष्टि कोई नहीं, दूरगामी या दूरदर्शी। तो देखिए जो दूर की सोचता है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर दूरदर्शी, इसका राइट आंसर दूरदर्शी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, टाइम एंड वर्क, समय और काम, ठीक है। समय और काम से एक प्रश्न आपका एकदम समझिए कि एग्जाम में रहना तय हो गया है, ठीक है। तो समय और काम से जितने प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न आते हैं उसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको ट्रिकली आप बहुत ही कम समय में, चंद मिनटों में भी इसका काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर क्या होता है, 42 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये पहला देखिएगा, यहाँ 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर एक पूर्ण विराम पड़ जाता है, पूर्ण विराम पड़ जाता है ना, तो इससे एक अलग काम करना है। ये 42 व्यक्ति, तो ये पहला वाक्य है, तो व्यक्ति मैंने मैन होता है, तो M1 पहला व्यक्ति, यहाँ पर पहला समीकरण के लिए 42 हो गया। और कितना दिन, दिन को हम लोग D1 कहते हैं, ठीक है। पहला समीकरण इसलिए D1 लिखेंगे ना, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। M1 D1 आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम लगा तो ये पहला समीकरण हमारा होगा, ठीक है। तो व्यक्ति यानी मैन हो गया, तो पहला है इसलिए M1 लिखेंगे 42, और यहाँ पर दिन है तो ये पहला समीकरण का चल रहा है, तो दिन के लिए डे होता है, D1 लिखेंगे 15। अब उसी तरह से यहाँ दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो 30 व्यक्ति उसी कार्य को, तो 30 मैंने दूसरा बार समीकरण चल रहा है, तो M2 आप लिखिएगा 30, मैन है, व्यक्ति का चल रहा है, उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, यानी D2 आपको पता नहीं है, D2 पता करना है, तो D2 इक्वल टू हो गया व्हाट, D2 इक्वल टू हो गया व्हाट। इस चीज को आप चुन लिया ना, पहले समीकरण से M1 D1 होगा और दूसरे समीकरण से M2 और D2 होगा, दूसरा समीकरण से M2 D2, D2 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यही दिया हुआ है ना। अब इसी का देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आदमी गुने दिन, पहले आदमी, ठीक है, पहले आदमी पहले दिन बराबर दूसरे आदमी इंटू दूसरे दिन, ठीक है। अब इस पर देखते हैं, तो आपका फॉर्मूला होता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2, यही होता है, ठीक है। M1 देखिए कितना दिया हुआ है 42 गुने D1 कितना दिया हुआ है 15। अब देखिएगा M2 कितना दिया हुआ है 30 और D2 नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो D2 को हम D2 रहने दिए, कितने दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज आप याद रखिएगा, ये गुना बाएं तरफ भी गुना हो और दाएं तरफ भी गुना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर जो अंक है उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा ये कितना है आपका 42 था ना, तो अब यहाँ पर देखिएगा 15 से ये 30 का बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 42 कितने बार में कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर इधर आ गया 21
और इधर बच गया D2, यानी D2 मतलब दूसरा आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 21 दिन में कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 21 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जिससे दिक्कत लग रहा था 42 गुने 15 बराबर 30 गुने D2, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा? 42 गुने 15 और बट्टा में क्या हो जाएगा? तो ये जो बट्टा में जिसके साथ जो गुना में रहता है वो भाग में आता है। तो देखिए भाग में आ गया 30, D2 के साथ गुना में था तो वो भाग में आ गया। 15 दूनी 30 और 2 से 42 कितने बार में? 21 बार में। तो ऐसे भी आप काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा शॉर्ट वैसे ठीक रहता है कि तुरंत हम लोग काट लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में हमको यहाँ पर गणित को बनाना पड़ता है। तो 21 होगा और ये राइट आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में, डेसी में, डेसिमल में या इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर सभी चीज़ों की माप की जाती है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण इसकी माप किया जाता है कि यहाँ पर ध्वनि का प्रदूषण कितना है। तो वो जो माप किया जाता है वो आपका डेसिबल में मापा जाता है, जिसको डीबी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण की माप जो है वो आपका डेसिबल में किया जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? यकृत, आंत्र, हृदय या गुर्दा? अभी तक यहाँ तक जो है 100 से ज्यादा बार यह प्रश्न पूछ दिया गया है। तो सारे इंपोर्टेंट प्रश्न को ही केवल हम लेकर के आते हैं। तो आप डेली यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं शाम को 8 बजे। तो देखिए यहाँ पर जो रक्त को शुद्धिकरण करता है उसको हम लोग कहते हैं गुर्दा, जिसको हम लोग कहते हैं किडनी। ठीक है, किडनी एक ऐसा यंत्र है हमारे शरीर के अंदर जो हमारे रक्त जो यहाँ पर अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध चीज को बाहर निकालने में, शुद्ध करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुर्दा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव, इनमें से कोई नहीं, सिद्ध या शैव? शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? तो देखिए शिव की जो आराधना करते हैं उसको हम लोग शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। शैव है डी में, राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? टाइटन, मिरांड, चंद्रमा या गैनीमेड? तो देखिए सौर मंडल में जब हम उपग्रह की बात करते हैं तो उपग्रह में यहाँ पर जो होता है गैनीमेड, ठीक है, गैनीमीड जो है यह जो है सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है और अभी तक बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है। तो गैनीमीड को जो है भारत का सौर मंडल में सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह के नाम से जाना जाता है, वो है आपका गैनीमीड। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक, कागज, कपड़ा या धातु? देखिए पर्यावरण के लिए जो सबसे हानिकारक चीज माना जाता है वो है प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक जो है पर्यावरण की दृष्टि से, सभी दृष्टिकोण से ये सबसे हानिकारक चीज इसमें से माना जाता है, क्योंकि यह ना तो सड़ता है न गलता है, और यदि इसको जलाया जाता है तो इससे प्रदूषण भी बहुत अधिक होता है। इसलिए प्लास्टिक जो है सबसे हानिकारक चीज माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? अब तक यह प्रश्न जो है 500 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर 14 वर्ष होगा। ठीक है, और यह जो है 86वां संविधान संशोधन, ये भी पूछता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर कौन सा संविधान संशोधन था 86वां और 2002 के तहत किया गया, तो ये प्रश्न आए हुए हैं, इस सभी को आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। चलिए देखते हैं नंबर में कौन सा है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? चलिए पीताम्बर यानी पीला हो अंबर जिसका, पीताम्बर का अर्थ होता है पीला हो अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, यानी वैसा जिसका वस्त्र पीला हो या जिसका वस्त्र पीला यानी अंबर हो, जिसका पीला हो अंबर, उसको पीताम्बर कहते हैं। जो इसका विशेष अर्थ निकलता है और वो होता है विष्णु भगवान के सेंस में होता है, इसलिए पीताम्बर को यहाँ पर जिसका वैसा समास जिसका विशेष अर्थ निकलता है वैसे शब्दों का, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास में डालते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा आपको बतलाना है। 135 होगा, 240 होगा, 73 होगा या 106 होगा। देखिए ऐसा प्रश्न जैसे ही आता है
आपको क्या करना है, जो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल 45 कह रहा है, ठीक है, 45 जो बड़ी संख्या है 45, उसको आप खंड कर लीजिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 45 को आप जब खंड करेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 3 गुने 5 होगा ना, 3 3 9 9 5 45। लेकिन यहाँ पर संख्या कै गो हो गया, 1 2 3, और हमको वो संख्या कै गो बनाना है, 2 गो। यानी इससे संख्या हम कै गो बना सकते हैं जिनका गुणनफल 45 होगा। तो एक देखिए हम बना सकते हैं 3 गुने 3 और 5, यानी एक संख्या बनेगा 9 और 5, ठीक है। दूसरी संख्या हम बना सकते हैं खूब से खूब, तो क्या करेंगे, यदि 3 और 5 को लेंगे और एक 3 होगा, यानी दूसरी संख्या जो बनेगी 3 और 15, ठीक है। यानी यही दो संख्या जो है मेरा यहाँ पर बन रहा है, और इन दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है आपका 45 हो रहा है। एक है 3 और 15, एक है 9 और 5। लेकिन एक चीज़ और है जिससे मेरा क्लियर हो जाएगा कि आंसर 9 5 होगा कि 3 15 होगा, ठीक है। तो देखिए इसका अंतर 4 होना चाहिए, तो वो सही है। तो अब अंतर कीजिएगा, तो 9 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसका अंतर 4 होगा, और 15 में से 3 घटाइएगा तो इसका अंतर कितना होगा, 12। यानी ये अब रॉन्ग हो गया, ठीक है। सही आंसर मेरा कौन आ गया, 9 और 5, क्योंकि उसका अंतर यहाँ पर 4 हो रहा है, इसका गुणनफल 45 हो जा रहा है ना। तो ये आंसर सही है। तो आगे क्या पूछा है, वो दो संख्याएं कौन होगी, 9 और 5, लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछा है कि संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मिला है 9 और 5, तो 9 का वर्ग और 5 का वर्ग का योगफल पूछा जा रहा है क्या होगा। तो 9 का वर्ग कितना हो गया, 81, और 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, ठीक है। आप जोड़ लेंगे तो 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 106 हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया, 106। 106 कौन सा ऑप्शन में है, पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में, ये डी नंबर में, यानी डी नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा 106, बिल्कुल यहाँ पर ओके है। तो यही इसका राइट आंसर हुआ। चले देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। फिर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा। युधिष्ठिर का मतलब है जो युद्ध में स्थिर रहता है, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं, और इसका एक विशेष अर्थ निकलता है युधिष्ठिर, इसलिए जिसका विशेष अर्थ निकलेगा उसको हम लोग बहुब्रीहि समास के अंतर्गत डालेंगे, और यह जो है आपका बहुब्रीहि समास होगा। चलिए देखते हैं अब। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो देखिए यदि आप समास के जो 6 भेद होते हैं उसमें से प्रश्न तो हमेशा आता ही है। अब आपको बता दें उसके पहचानने का तरीका हम आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पर जो बताते चल रहे हैं उसको भी आप समझ लीजिएगा। तो आप समास का एक प्रश्न जो है आप अवश्य बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गगनचुंबी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सा समास होगा, क्लियर आपको हम करते हैं। गगनचुंबी का मतलब है, गगनचुंबी का मतलब क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला। एक चीज़ देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये को जो आ रहा है ना, को कर्ता चिन्ह आ रहा है, कर्ता। तो वैसा समास जिसका विग्रह जब आप करेंगे और उसके बीच में यहाँ पर जो है कि आपका कर्ता आता है, कारक आता है, तो यहाँ पर जो अधिकारक आने के बाद उसका चिन्ह आता है, तो आप यहाँ पर उसको जो है तत्पुरुष समास में डालिएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास में डालिएगा, अधिकारक का चिन्ह आ रहा है आपको विग्रह करने पर तब, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। धक्का मुक्की में कौन सा समास है, आपको बताना है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धक्का मुक्की। धक्का मुक्की को आप जब देखेंगे तो एक हो गया धक्का और उसका उल्टा जस्ट हो जाएगा मुक्की, होता है ना योजक चिन्ह। तो जिसमें योजक चिन्ह मतलब डैश, यहाँ पर आप देखें लगा हुआ है, तो ये चिन्ह जिस समास के बीच में लगा हुआ रहेगा तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि वह जो समास आपका है वो द्वंद्व समास है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा, आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए बहाव, इसको तोड़िएगा, बहाव, बहाव लिख लिया हमने। तो इसका जब तोड़ते हैं लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ब जोड़ आव होता है, ठीक है, ब जोड़ आव होता है। अब बहाव में आप देखिएगा तो ब जो हो गया उपसर्ग हो गया, आव जो हो गया प्रत्यय हो गया। तो आपसे पूछेगा कि बहाव में उपसर्ग कौन है, तो ब है, और प्रत्यय कौन है, तो आव है। आपसे पूछा क्या है, प्रत्यय कौन है, देखिए तो प्रत्यय आव होगा। आव किस में है, डी में है, इसका राइट आंसर डी होगा। अतिव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आनी, धानी, मावट या अति। तो अतिव शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए ये पूरा शब्द जो हो गया अतिव, ये पूरा शब्द,
ये पूरे शब्द में जो पहले लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे और बाद में जो लगेगा उसको प्रत्यय कहेंगे। तो इसमें अति जो है उपसर्ग है और वह जो है यहाँ प्रत्यय है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति, अति उपसर्ग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? त्रिफला में कौन सा समास होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें, वैसा समास जिसमें संख्या बोधक हो, जो संख्या का बोध करता है और जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं द्विगु समास। तो देखिए इसमें आप देखिएगा त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला चूर्ण आप नाम सुने होंगे। त्रिफला मतलब होता है 3 फलों का समाहार, यानी 3 गो फल का मिश्रण मिल करके बनाता है, उसको हम लोग त्रिफला कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 क्या है? संख्यावाचक है। तो जो संख्यावाचक हो उसको हम लोग लेते हैं द्विगु समास के अंतर्गत लेते हैं। द्विगु समास उसको हम लोग कहते हैं त्रिफला को, लेकिन इसका यदि विशेष अर्थ निकलता तो उसको हम लोग बहुब्रीहि में डालते हैं, लेकिन इसका 3 है, सिर्फ संख्यावाचक को बता रहा है, इसलिए यह द्विगु समास